नमस्ते साथियों, हम चर्चा करते हैं जो प्रश्न मेरिट निर्धारित करते हैं। तो मेरिट निर्धारित करने वाले प्रश्नों पर श्रृंखला 3 के तहत हम आज की चर्चा करते हैं। इसमें देखो एक जैसे से नाम है विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान शासन। ये स्रोत कहां से लिया गया है इसके बारे में भी परीक्षा में आता है। इसका अर्थ क्या है तो इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले विधि का शासन, विधि को हम कानून भी बोल सकते हैं। तो विधि या कानून पर्याय नाम ही है। तो विधि की जगह हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कानून, विधि या कानून का शासन। विधि या कानून का शासन कहां से लिया गया है ये स्रोत? तो ये स्रोत इंग्लैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड को सामान्यतः है ग्रेट ब्रिटेन भी बोल देते हैं, हालांकि दोनों में अंतर है, लेकिन सामान्यतः एक ही बोल दिया जाता है। तो विधि का शासन यानी कानून का शासन यानी संविधान के अनुसार शासन का संचालन किया जाता है। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में यह विशेषता भी है विधि या कानून का शासन, क्योंकि भारत के शासन का संचालन कानून, विधि या संविधान के अनुसार होता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की विशेषता भी हो गई है। और ये स्रोत कहां से लिया गया है? विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि या कानून या संविधान, मतलब खुद का कानून, खुद की विधि। कई जगह क्या होता है, कई देशों में वहां पर स्वेच्छाचारी शासन होता है, तानाशाही शासन होता है, राजा का शासन होता है, वहां पर कानून का शासन नहीं होता है। इसलिए सबसे अगर सर्वोत्तम शासन का अगर प्रश्न आ जाए कि विश्व में सबसे सर्वोत्तम शासन किसे माना जाएगा, तो विधि के शासन को ही सबसे सर्वोत्तम माना जाएगा। और लोकतांत्रिक देशों में विधि का शासन ही अपनाया जाता है। 2 नंबर है विधि के समक्ष समानता। देखो अपने संविधान के अनुच्छेद 14 में जो मूल अधिकार है, तो संविधान के अनुच्छेद 14 में जिसमें मूल अधिकार अपने अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं, जो 6 मूल अधिकार हैं। पहला समानता का मूल अधिकार, अनुच्छेद 14 में ये दोनों वाक्य एक साथ ही, विधि के समक्ष समानता व विधि का सम्मान संरक्षण से क्या तात्पर्य है? ये दोनों ही स्रोत अलग अलग जगह से लिए गए हैं, दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। तो एग्जाम में प्रश्न की विधि के समक्ष समानता व विधि का सम्मान संरक्षण स्रोत ये कहां से लिए गए हैं और ये कौन से अनुच्छेद में है? तो मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख है। अब विधि के समक्ष समानता स्रोत कहां से लिया गया है? तो ये भी इंग्लैंड से ही लिया गया है। कहां से लिया गया है साथियों? इंग्लैंड से लिया गया है। अब इसके साथ ही इसका अर्थ क्या है? तो जैसा नाम है वैसा ही अर्थ है। विधि या कानून के समक्ष, समक्ष का मतलब होता है सामने, आप मेरे समक्ष, मैं आपके समक्ष, मतलब सामने होना। तो विधि के सामने सभी क्या है? समान है। तो अपने अनुच्छेद 14 में कहा गया है कानून के सामने सभी समान हैं। इसीलिए ब्रिटिश न्यायविद डायसी ने कहा था कि इंग्लैंड में प्रधानमंत्री से लेकर सिपाही तक सभी कानून के सामने समान है। बिल्कुल कानून के सामने तो सभी समान होने ही चाहिए, लेकिन अपने संविधान में कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं जिसका उल्लेख हम मूल अधिकार के टॉपिक में करेंगे। तो विधि के समक्ष समानता स्रोत कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। इसके दोनों में स्रोत एक ही जगह से लिए गए हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। फिर है विधि का सम्मान संरक्षण। ये स्रोत कहां से लिया गया है? तो ये स्रोत लिया गया है अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका को हम यूएसए भी बोल सकते हैं। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, शॉर्ट में यूएसए, पूरा नाम संयुक्त राज्य अमेरिका। विधि का समान संरक्षण स्रोत कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब इसका अर्थ क्या है? इसमें क्या अंतर है? तो इसमें देखो यहां पर नाम है समक्ष और यहां पर नाम है सम्मान। इन दोनों की वजह से इनका अर्थ चेंज हो गया है। तो विधि के समक्ष का मतलब सामने और सम्मान संरक्षण, इसका यहां पर यह मतलब नहीं है कि हर परिस्थिति में सम्मान व्यवहार किया जाएगा। ध्यान दीजिए, विधि का सम्मान संरक्षण का मतलब है कि प्रत्येक परिस्थिति में सम्मान व्यवहार नहीं किया जाएगा। एक जैसी परिस्थितियां हैं तो व्यवहार भी एक जैसा होगा, परिस्थितियां अलग हैं तो व्यवहार भी अलग होगा। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए,
कि एक 10वीं क्लास से पास का स्टूडेंट ये बोल देगा कि मैं रीट की एग्जाम क्यों नहीं दे सकता, विधि का समान संरक्षण है, हम सभी दे सकते हैं। 10वीं का बच्चा है वो उसके लिए कम से कम रीट की एग्जाम के लिए और बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएड होना जरूरी है। तो यहां पर जो बीएड किए हुए हैं वो सभी दे सकते हैं, क्योंकि सभी की परिस्थितियां समान है तो उसका संरक्षण भी समान होगा, व्यवहार भी समान होगा। लेकिन एक 10वीं का बच्चा कहेगा तो उनकी परिस्थितियां समान नहीं है। तो यहां पर 3 अपने बिंदु एक जैसे हो गए हैं। तो विधि का शासन का मतलब विधि का या कानून का शासन यानी संविधान के अनुसार शासन का संचालन करना। विधि के समक्ष समानता का मतलब कानून के सामने सभी समान हैं। अगर किसी प्रधानमंत्री ने कोई अपराध किया है या किसी सिपाही ने कोई अपराध किया तो सजा दोनों की कानून के समान बराबर ही होगी। उसके बाद में विधि का समान संरक्षण का मतलब है विधि में परिस्थितियां समान है तो व्यवहार भी समान होगा। अगर परिस्थितियां असमान है तो व्यवहार भी असमान ही होगा। तो ये 2 स्रोत तो दोनों इंग्लैंड से लिए गए हैं और विधि का समान संरक्षण स्रोत कहां से लिया गया है, अमेरिका से। तो इस प्रकार के बारीक प्रश्नों के आधार पर ही हमारी मेरिट का निर्धारण होता है। हम सभी पढ़ते हैं, तैयारी भी अच्छी करते हैं, कहते हैं यार वो भी 10 घंटे ही पढ़ रहा था, मैं भी 10 घंटे ही पढ़ा, उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। इसमें बहुत सी चीजें फैक्टर करती हैं। आपने 10 घंटे ईमानदारी से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। 10 घंटे पढ़ने का मतलब 10 घंटे आप केवल आपका ध्यान पढ़ाई में था, उसे बोलते हैं 10 घंटे पढ़ने का। 10 घंटे पढ़ रहे हो, साथ में मोबाइल भी है, अन्य कोई गाली भी सुन रहे हो, तो उसको हम पढ़ाई नहीं मान सकते हैं। एकदम ध्यान लगा करके पढ़ना ही वास्तविक पढ़ाई होती है। उसके बाद में अभी अपने सामने रीट की एग्जाम के लिए मात्र अभी 3 महीने बचे हैं और 2 साल से चल रहा है, फिर भी कई अभ्यर्थियों को लग रहा है कि समय कम है। देखो जो पढ़ा है उनके लिए तो समय बहुत है। और आज भी जो अगर ईमानदारी से पढ़ेगा, एकदम दिल लगा करके मेहनत करेगा, अपने पापा के सपनों को पूरा करना चाहेगा, क्योंकि आज फादर्स डे है तो सभी को हैप्पी फादर्स डे। और जो पिता जो स्वाभिमान के साथ अपने बच्चे का लालन पालन करता है, अगर हमें पिता का स्वाभिमान बनाए रखना है तो हमें अपने इस पिता के सपने को पूरा करना होगा और हमें अपने कैरियर के लिए और अपने पिता की जो एक बहुत बड़ा सपना होता है उसे हमें पूरा करना है। और इस पूरे करने के लिए हमें जी जान से मेहनत करनी होगी। हमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रीट की एग्जाम है इसके ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। सफलता के लिए हमें यह नहीं करना है कि चलो ठीक है पहले अपने काम करते हैं फिर टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, नहीं। अभी आपके पास 3 महीने हैं, ऐसा टाइम शेड्यूल बनाइए कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। आज भी अगर आपने अपना टाइम शेड्यूल बना लिया है तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। आप ये सोच करके तैयारी कीजिए कि इसी एग्जाम में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस प्रकार से हमें पूरा मन लगा करके पढ़ना है, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अब देखो अपने इसी क्रम में आगे, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं मेरिट निर्धारित यही प्रश्न करते हैं। वजह क्या है, सभी पढ़ रहे हैं, सामान्य प्रश्न सभी को आ रहे हैं। ये बारीक अंतर की प्रश्न की वजह से वहां पर अपने 5-6 प्रश्न गलत हो जाते हैं और जो इसको समझ आता है उनके 5-6 प्रश्न सही हो जाते हैं। और पढ़ने वालों में केवल मेरिट में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का ही अंतर रहता है। 5 नंबर तो अधिकतम बताए हैं, पॉइंट से भी आउट हो जाते हैं। तो हमें इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। अब साथियों आगे इसमें देखो, इसमें 2 एक जैसे नाम है, न्याय की उचित प्रक्रिया और न्याय की स्थापित प्रक्रिया। न्याय की उचित प्रक्रिया और न्याय की स्थापित प्रक्रिया दोनों में क्या अंतर है, ये स्रोत कहां से लिए गए हैं, अपने भारत में कौन सा स्रोत लिया है। तो अपने भारत में यहां पर न्याय की स्थापित प्रक्रिया ली है, इस बात का ध्यान रखना। न्याय की उचित प्रक्रिया है ये अमेरिका की है, न्याय की स्थापित प्रक्रिया कहां की है, जापान की। तो न्याय की उचित प्रक्रिया कहां की है, अमेरिका। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये अपने भारत में इसको नहीं अपनाया गया है, इसके बारे में केवल हम जानकारी ले सकते हैं। या न्याय की उचित प्रक्रिया मुख्यतः किस देश की है, अमेरिका। लेकिन ये अपने महत्वपूर्ण नहीं है, ये यहां पर महत्वपूर्ण है कि न्याय की स्थापित प्रक्रिया। तो न्याय की स्थापित प्रक्रिया ये स्रोत भारत ने कहां से लिया है, जापान से। जापान में यही प्रक्रिया अपनाई गई है। तो कहां अपनाई गई है ये प्रक्रिया, जापान। भारत ने दोनों में से कौन सी प्रक्रिया को अपनाया है, न्याय की स्थापित प्रक्रिया को। कहां से, जापान से। क्या है न्याय की स्थापित प्रक्रिया और क्या उचित प्रक्रिया, दोनों में अंतर क्या है।
तो यहां पर अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि न्याय की उचित प्रक्रिया है अपने भारत में फिलहाल नहीं है। हाँ, अगर ये सब्जेक्ट के लिहाज से देखें, लेकिन आज हम जो फर्स्ट पेपर के लिहाज से तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट के लिहाज से इतना अंतर जरूर हो गया है कि भारत में वर्तमान में न्याय की स्थापित प्रक्रिया से उचित प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अपने यहाँ पर फैक्ट प्रश्न आएगा कि भारत में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है न्याय की स्थापित, उचित नहीं अपनाई गई है। उसके बाद प्रश्न आता है कि भारत में न्याय की स्थापित प्रक्रिया कौन से देश से अपनाई है, जापान से। इन दोनों का अर्थ में क्या अंतर है, अब ध्यान दीजिए साथियों, बहुत ही ध्यान से सुनना। उचित नाम से, जैसा नाम है वैसा ही अर्थ है। न्याय के उचित का मतलब है अमेरिका में न्यायाधीश जो भी फैसला सुनाते हैं, वहां पर न्यायाधीश किसी कानून या संविधान को देख करके उसमें क्या लिखा हुआ है उसके आधार पर फैसला नहीं सुनाते हैं। वहां पर वह उचित और अनुचित की प्रक्रिया को देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है, तो वहां पर देखेंगे कि मर्डर इन्होंने किन हालातों में किया है। वहां पर ऐसा नहीं है कि संविधान में मर्डर की सजा है 20 वर्ष या उसको फांसी की सजा, तो वहां पर वो कंडीशन नहीं है। अपने भारत में स्थापित, कहने का मतलब जो स्थापित है, जो संविधान में कानून में लिखा हुआ है, उसके आधार पर ही फैसला सुनाया जाएगा। जैसे अपने भारत के संविधान में यह लिख दिया कि किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की है तो उसकी सजा फांसी होगी, तो यहाँ पर कंडीशन नहीं देखी जाएगी, उचित प्रक्रिया नहीं देखी जाती है। यहाँ पर जो स्थापित है, जो लिखा हुआ है, उसके आधार पर न्यायाधीश फैसला सुनाएंगे कि इस धारा के तहत किसी व्यक्ति का मर्डर करने पर इसकी सजा है वो फांसी है या उम्र कैद है, जो भी है। तो दोनों में जैसा नाम वैसा ही अर्थ है। यहाँ पर उचित नाम आ गया, उचित का मतलब उचित अनुचित को देखते हुए फैसला सुनाना। यहाँ पर स्थापित नाम आया है, स्थापित का मतलब जो पहले से स्थापित है, नियम कानूनों में स्थापित है, उसके आधार पर फैसला सुनाना। अपने यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये न्याय की प्रक्रिया ज्यादा उचित नहीं है, अच्छी नहीं है, इसीलिए भारत की शोर बढ़ रहा है। क्यों? किसी व्यक्ति ने मान लीजिए आपके घर में चोर घुस आया है और आप को वो मार करके वहां से सामान लूटना चाहता है और आपके संयोग से आंख खुल गई, तो आप के पास भी कोई हथियार है अपनी सुरक्षा के लिए, तो आपको पता चला है कि चोर मुझे मारने वाला है, तो उस कंडीशन में आपने अपने बचाव के लिए उसके ऊपर वार कर दिया और उसकी हत्या हो गई। तो यहां पर परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो गई है। वो अलग बात है, चोर आपने अपना नाजाब हो और आपने ऊपर हथियार उठा लियो तो अपना हाथ पर भुज्जा लाग जाएगा, मारना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कुछ लोग बहुत बोल्ड भी होते हैं, वो ऐसा कर बैठते हैं। यहाँ पर अमेरिका में यहाँ पर क्या देखा जाता है, अमेरिका में यहाँ पर यह देखा जाता है कि वास्तव में किन परिस्थितियों में हत्या हुई है, इनकी हत्या किन परिस्थितियों में हुई है, तो वहां पर बाइज्जत बरी भी किया जा सकता है। लेकिन अपने भारत में ये नहीं देखते हैं किन परिस्थितियों में हत्या हुई है। अपने यहाँ पर स्थापित प्रक्रिया है कि हत्या चाहे कैसे भी हुई हो, इनकी हत्या हुई है तो इनको ये सजा दी जाएगी। हालांकि वर्तमान में भारत उचित प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है, जो सार्थक भी है और न्यायोचित भी है। इसके बाद में हमारा अगला बिंदु है, अपने आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और अपने रीट की परीक्षा में भी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, तो रीट की परीक्षा में भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 अपने भारतीय संविधान की विशेषताओं में शामिल है। अभी जो जम्मू कश्मीर का आपको टॉपिक पढ़ाया गया, तो एक अभ्यर्थी मुझे बोल रहा है सर आपके रीट के टॉपिक पढ़ाओ पहले, तो आपको पता नहीं है जम्मू कश्मीर का टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताओं में है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा, उसके तहत ये भारतीय संविधान की विशेषताओं में से है और ये करंट का प्रश्न भी है, महत्वपूर्ण भी है और एग्जाम में लगभग इसके आने की पूरी संभावना भी है। ऐसे ही अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में आजकल प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। दोनों में इनमें भी बारीक अंतर ही है। अनुच्छेद 2 में क्या उल्लेखित है, अनुच्छेद 3 में क्या उल्लेखित है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 2 में देखो, अनुच्छेद 2 और 3 में और राज्यों के बारे में बताया गया है कि राज्यों को कैसे शामिल किया जाना है। लेकिन अनुच्छेद 2 में तो बताया गया है कि जो राज्य भारत में हैं पहले से, उनके अलावा नए राज्यों को भारत में शामिल करना। तो इनका शॉर्ट अर्थ यही है, नए राज्यों को किसमें शामिल करना, भारत में शामिल करना, नए राज्यों को भारत में शामिल करना। अब यहां पर 3 में क्या है, 3 में यहां पर नए राज्यों को गठन के बारे में है। देखो यहां पर शामिल करना, कहने का मतलब जो राज्य पहले भारत में शामिल नहीं था
और अब अगर भारत में शामिल होना चाहता है या शामिल हो रहा है तो वह कौन से अनुच्छेद के तहत होगा? अनुच्छेद 2 के तहत होगा। मान लीजिए पाकिस्तान का कोई भी आज क्षेत्र है, चीन का है, बांग्लादेश का है, वो अगर भारत में मिलेगा तो कौन से अनुच्छेद के तहत मिलेगा? अनुच्छेद 2 के तहत मिलेगा। लेकिन अपने ही भारत में जैसे पहले 29 राज्य थे, अब 28 हो गए। अपने राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब अपने 14 राज्य, आज वर्तमान में डबल हो गए हैं 28 राज्य। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत हुए हैं? 14 से 28 जो राज्य हुए हैं, ये अनुच्छेद 2 के तहत या 3 के तहत? ये अनुच्छेद 3 के तहत हुए हैं। जैसे अपने केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी अनुच्छेद 3 के तहत। इसमें कुछ राज्यों के नाम भी परिवर्तित हुए हैं, आजकल एग्जाम में पूछ भी रहे हैं। जैसे मद्रास का नाम वर्तमान में चेन्नई है। वर्तमान देखो, पहले क्या नाम था? मद्रास, अब क्या नाम हो गया? चेन्नई। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत एग्जाम में पूछ सकते हैं? ये भी पूछ सकते हैं कि मद्रास का वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई है। ये भी पूछ सकते हैं कौन से अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 3 के तहत। 14 से 28 राज्य बने हैं, जैसे तेलंगाना है, उत्तरांचल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, गोवा है। ये 14 के बाद में जितने भी राज्य बने हैं ये अनुच्छेद 3 के तहत बने हैं। 2 राज्यों को एक राज्य के टुकड़े करना, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत है। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण करना। देखो, इसमें तो है नए राज्यों को भारत में शामिल करना, और इसमें क्या है? नए राज्यों का निर्माण। तो ये दोनों में अंतर हो गया। नए राज्यों का निर्माण करना, इसके बाद में उसके नाम में परिवर्तन करना, कि उसका नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है, उनके क्षेत्र में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो अपने भारत में राज्यों को इधर उधर करना, नाम बदलना, क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना, ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3। अगर नए राज्यों को भारत में शामिल करना है जो भारत के हिस्सा नहीं है, बाद में शामिल हुआ है, तो वह कौन से अनुच्छेद के तहत होगा? 2। इसका अगर कोई एग्जाम्पल आ जाए, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया 14 से 28 तक जो भी बने हैं नए नाम परिवर्तित हुए हैं। जैसे बंबई का नाम वर्तमान मुंबई हो गया, कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया, ऐसे बहुत से नाम चेंज हुए हैं। पांडिचेरी का पुडुचेरी हो गया। ये सब कौन से अनुच्छेद के तहत? 3 के तहत। और अनुच्छेद 2 के तहत जो भारत के राज्य नहीं है, जैसे अभी एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो बाद में भारत के हिस्से नहीं थे, भारत में शामिल हुए हैं। तो इसके लिए एक तो हम ले सकते हैं जो पांडिचेरी था, अब उसका नाम पुडुचेरी है। पहले क्या नाम था? पांडिचेरी, और अब क्या हो गया? पुडुचेरी। तो ये पुडुचेरी है, ये पहले भारत में शामिल नहीं था आजादी के दौरान या संविधान लागू हुआ था। तो ये पुडुचेरी पहले किसके अधीन था? ये फ्रांस के अधीन था। यहां पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। इसीलिए अगर आप कभी, क्योंकि नौकरी लगने के बाद में स्वाभाविक सी बात है पैसे आएंगे, घूमने भी जाओगे, तो जब कभी घूमने जाओ तो आप पुडुचेरी में जाओगे तो वहां पर पूरी फ्रांसीसी बस्तियां हैं आज भी, मतलब उनका प्रभाव है आज भी। तो पुडुचेरी पर किसका अधिकार था? फ्रांस का। कब तक था? ये 1954 तक था। 1954 तक पांडिचेरी है, भारत का हिस्सा नहीं था, यहां पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। 1 नवंबर 1954 को, ध्यान से सुनना, 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी को किसमें शामिल किया गया? भारत में। कौन से अनुच्छेद के तहत? 2 के तहत। क्या क्या प्रश्न बनते हैं? पुडुचेरी का पहले नाम क्या था? पांडिचेरी। इस पर किसका अधिकार था? फ्रांस का। इसके बाद में यहां पर कब है? 1 नवंबर 1954। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि पुडुचेरी या पांडिचेरी, फ्रांस 1 नवंबर 1954 को ये भारत में शामिल हो गया। उसके बाद में है गोवा। गोवा भी पहले भारत में नहीं था, और कब तक नहीं था? 1961 में जाकर के ये भारत में शामिल हुआ है गोवा। तो गोवा भारत में शामिल है 1961 में। गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का, जो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे, और इसीलिए कहते हैं सबसे बाद में भारत से गए, क्योंकि अंग्रेज तो 1947 में चले गए थे। उसके बाद में फ्रांसीसी 1954 में गए, पुर्तगाली सबसे पहले आए। इतिहास में प्रश्न बनता है कि सबसे पहले कौन आए, सबसे बाद में कौन गए? पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। कब गए? 1961 में। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, और इसके लिए गोवा मुक्ति संग्राम चलाना पड़ा था। गोवा मुक्ति संग्राम कब चलाया गया ये? तो ये 19 दिसंबर 1961। कब चलाया गया? ध्यान रखिए, 19 दिसंबर 1961 को ये गोवा
मुक्ति संग्राम चलाया गया था। तो गोवा पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ? 19 दिसंबर 1961 को। इस पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। अब ये कौन से ऑपरेशन के तहत? ध्यान दीजिए, करगिल जो संघर्ष है उस पर भी अधिकार भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत, और इसका भी ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन विजय। क्या नाम था? ऑपरेशन विजय। इस प्रकार से एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों को भारत में शामिल करना है, और अनुच्छेद 3 के तहत भारत के अंदर जो राज्य हैं उनका नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करना और नए राज्यों का निर्माण करना अनुच्छेद 3 के तहत है। जैसे 14 से 28 राज्य हो गए हैं, लेकिन गोवा और जो पुर्तगाल है, गोवा और पुडुचेरी है, ये पहले भारत में नहीं थे, बाद में शामिल किए गए हैं। इसके बाद में अपने संविधान संशोधन के प्रकार देखो, बहुत ही बारीक अंतर का प्रश्न है। आईएएस की एग्जाम में 2 बार आ चुका है, आरएस प्री में 1 बार आ चुका है। ये इसमें देखो संविधान संशोधन के प्रकार आ जाए तब क्या उत्तर होगा, और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के प्रकार आ जाए तब उत्तर क्या होगा। तो संविधान संशोधन के प्रकार आ जाए तब होगा 3 प्रकार के हैं संविधान संशोधन। लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कितने प्रकार के हैं? तब 2 ही उत्तर होगा। ये इन दोनों में अंतर है। अंतर कहां किससे चेंज हो रहा है? 368 से। अगर आ गया संविधान संशोधन के प्रकार, उत्तर क्या होगा? 3। लेकिन 368 के तहत तब आएगा उत्तर 2। कैसे? देखो, संविधान संशोधन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो साधारण बहुमत द्वारा, एक तो किस आधार पर? साधारण बहुमत द्वारा। एक 2 नंबर है विशेष बहुमत द्वारा। किस आधार पर? विशेष बहुमत द्वारा। और 3 नंबर है वह विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों का समर्थन द्वारा। कहने का मतलब है यहां पर 3 प्रकार के बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत द्वारा अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और संसद में विशेष बहुमत साथ ही कम से कम आधे राज्य, जैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों की विधानमंडल का समर्थन आवश्यक हो। अब यहां पर 368 के तहत 2 ही कैसे हैं? फिर संविधान के अनुच्छेद 368 में अपने संविधान संशोधन का प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके तहत कौन सा नहीं है? ताकि इसमें साधारण बहुमत वाले को संविधान संशोधन नहीं माना गया है। ध्यान दीजिए, इसमें 368 में कहा गया है कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, ये 2 को ही 368 के तहत संविधान संशोधन माना गया है। अब कौन से को नहीं माना गया 368 के तहत? साधारण बहुमत के तहत जो संविधान संशोधन है वह 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं है। तो संविधान संशोधन के प्रकार आ जाए तो उत्तर क्या होगा? 3। लेकिन 368 के तहत संविधान संशोधन के प्रकार आ जाए तो यहां पर उत्तर क्या होगा? 2। अब साधारण बहुमत के द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन किया जाता है वह साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है, अतः इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 2 और 3 में जो संविधान में उल्लेखित है, तो 2 में तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता के बारे में नहीं बताया है, लेकिन अनुच्छेद 3 में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बारे में भी बताया है। पिछली बार स्कूल लेक्चर फर्स्ट पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से कौन कौन से विधेयक पेश किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, नाम, सीमा में परिवर्तन करना, उसमें राष्ट्रपति की पहले स्वीकृति होती है। अनुच्छेद 2 में ऐसा नहीं है। इसके साथ ही अगर किसी नए राज्य को भारत में शामिल करना है तब तो यहां पर जो साधारण बहुमत के आधार पर शामिल कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, बारीक अंतर है यहां भी। अगर किसी नए राज्य को भारत में शामिल करना है तो साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अब भारत के किसी राज्य को दूसरे देश को देना है तब विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। पूर्ण बहुमत इसमें अनिवार्य है। यहां पर यह अंतर है, उसमें साधारण बहुमत, जबकि अगर भारत के किसी राज्य को किसी दूसरे राज्य में शामिल करना है, देश में शामिल करना है, तब वहां पर अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत के तहत ऐसा किया जा सकता है। तो अपने जो
आज हमने जो पढ़ा है उसके बारे में 1-2 मिनट के लिए हम रिवीजन करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए। 1 नंबर हमारा था विधि का शासन और विधि के समक्ष समानता कहां से लिए गए हैं? इंग्लैंड से। और विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इसके बाद में हमने न्याय की उचित प्रक्रिया और न्याय की स्थापित प्रक्रिया भारत ने कौन सी अपनाई है? स्थापित। कहां से ली गई है? जापान से। इसमें जो स्थापित है लिखा हुआ है उसके आधार पर ही फैसला सुनाया जाता है, जबकि न्याय की उचित प्रक्रिया जो अमेरिका ने अपनाई है ये भारत ने नहीं अपनाई है। उसके बाद में 3 नंबर अनुच्छेद 2 और 3 में क्या अंतर है? इसमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है क्या? नहीं, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है। इसके तहत नए राज्यों को भारत में शामिल करना है। इसके अंदर भारत के जो राज्य हैं उनका निर्माण करना है, नए राज्यों का गठन करना है, नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है। 2 के तहत कौन कौन से भारत में शामिल हुए? तो एक तो अपने पांडिचेरी है और एक गोवा। पांडिचेरी किसके दिन था? फ्रांस के। कब हुआ? 1 नवंबर 1954 को। गोवा किसके दिन था? पुर्तगालियों के। कब आजाद हुआ? 19 दिसंबर 1961 को। कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत। और उसके बाद में अपने संविधान संशोधन के कितने प्रकार हैं? 3। उसके बाद में अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार हैं? 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।